नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्लेक्स बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेपर। इसके हम 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये केवल हिंदी के क्वेश्चन है, इसमें हिंदी का पेपर है ये। इसके हम 50 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 51। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये बताना है कि हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। नंबर 1 है, आपने रचनाओं में यही बात कही कई बार कहा है। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है। आपने रचनाओं में यही बात बार बार कही है, ये आता है इसमें। दूसरा है, उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रखी है। ये भी इसका गलत है। उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रखी है। ये गलत है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है इसमें। 4 नंबर है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, ये आना चाहिए था इसमें। दूसरे में उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रखी है, तो इसमें आना था उन्होंने की जगह उसने आंखें फेरना ही सीख रखी है। उसने आना था उन्होंने की जगह। सर्वनाम में गलती है इसमें। इसमें जो राइट आंसर है वो तीसरा सही है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर है 52। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? इसमें हमें अशुद्ध बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें शुद्ध बताना था, इसमें अशुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो यह रोग चिंताजनक है, ये बिल्कुल ठीक है। यह एक गंभीर समस्या है, ये भी ठीक है। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, ये भी ठीक है। किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, ये गलत है इसमें। किसी आगामी मतलब आने वाली घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये आना था इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 53। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है हमें इसमें। विद्यार्थी की मेले में कई टोलियां थी। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी, ये गलत है। विद्यार्थी आना था यहाँ पे। विद्यार्थी की मेले में कई टोलियां बनी हुई थी, ये आना था। दूसरा है, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। पुत्रवत की जगह आता, वह पुत्र अपनी प्रजा की पालना करता था। पालन करता था मतलब किसी बात का पालन करता था प्रजा की, ये गलत है इसमें। तीसरा है, अपने किसी छात्रों की सभा में कहा। आपने किस छात्रों की सभा में कहा, किसी की जगह किस आना था। आपने किस छात्रों की सभा में कहा, तो ठीक होता है ये। राइट आंसर है 4। जहां तक हो सके आप इस बात का प्रयत्न करें, ये बिल्कुल ठीक है इसमें। जहां तक हो सके आप इस बात का प्रयत्न करें, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 54। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य बताना हमें। मैं अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब अशुद्ध वाक्य बताना है। जो 3 वाक्य दिए हुए हैं इसमें वो ठीक है,
और एक वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है, वो हमें चाटना है इसमें। मैं वहाँ कई बार जा आया हूँ, ये ठीक है। वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, ये भी ठीक है। तीसरा है वह रुपया नहीं पाया, यह रुपया नहीं पाया, ये भी ठीक है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, इसमें ये गलत दिया हुआ है। मैं उसे सब कुछ समझा देता, ये ठीक है, ठीक होता। इसमें अशुद्ध दिया हुआ है, तो इसमें आंसर नंबर 4 है, जो डी आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। अशुद्ध वाक्य यही है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा की जगह आता मैं उसे सब कुछ समझा देता। 55 है 55वां क्वेश्चन। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं? देश के प्रति न होने से वह टुकड़ों में बट जाएगा, ये ठीक है। दूसरा है गाड़ी के नीचे दबने से लड़की की मृत्यु हो गई, ये भी ठीक है। तीसरा है आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गई, ये गलत है। इसमें आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए, ये ठीक होता। 4 है सब चिंता दूर होने से मन शांत हो गया, ये इसमें ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। 56 है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? उन्हें समझ में आ जाएगा, ये गलत है। मेरा और मेरे मित्रों के इस मेले में जाना हुआ, ये इसका शुद्ध वाक्य माना गया है, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो वहाँ किया जाएगा अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है? अर्धविराम चिन्ह होता है एक छोटा सा कॉमा होता है जो बीच में लगा होता है। इसमें देखते हैं कहाँ लगा है। देखो ये जो है सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो ये जो है ये अर्धविराम है। योजक चिन्ह जैसे माता और पिता के बीच में लगता है, वो चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। विषमय बोधक मतलब जो हम बात करते हैं और एकदम आचार्य की बात हो, तो मतलब एक डंडा और उसके नीचे बिंदु लगाते हैं, तो वो विषमय बोधक चिन्ह होता है। और अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है? जैसे एक ऊपर बिंदी लगेगी और एक नीचे कोमा लगता है। जैसे ये है बतानी हो, इस ये कोमा है तो इसके ऊपर मतलब एक बिंदी लगती है, वो अल्प विराम होता है, अल्प विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 58 है 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? देखो यहाँ चौड़ इस 21 मील चौड़ी, तो यहाँ चौड़ी के बाद में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? अल्प विराम। तीसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 59। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना हमें।
पहला है वह अत्यंत ही सुंदर है, ये गलत है। इसमें दिया हुआ है वह बहुत सुंदर है, ये आता। दूसरा है ये बातें केवल दिखावा भर थी, ये बातें केवल दिखावटी थी, ये आता। ये भी गलत है इसमें। तीसरा है यह अवश्य ही हमसे मिलेगा, यह अवश्य ही हमसे मिलता, ऐसे ठीक होता है ये। चार ऑप्शन है इसका, मैं इतना ही चाहता हूँ, डी इसका आंसर है, जो ये राइट आंसर है बिल्कुल। 59 का डी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन है। पहला है प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ये ठीक है। दूसरा है प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, तो उसमें जो आज्ञा के रूप में हो उसमें प्रश्नवाचक नहीं लगता कभी भी। तीसरा है जिन वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों का सा होता है उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये भी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आचार्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आचार्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये बात इसकी सही है। मतलब जो आचार्य की बात होती है उसमें कौन सा चिन्ह लगता है, जैसे एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगती है वो चिन्ह लगाया जाता है उसमें। तो इसका जो राइट बात है ये इसकी जो चौथी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है। विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, तो ये इसका जो असंगत वाक्य है ये है वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आचार्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम के नीचे क्या है एक बिंदी भी लगाई जाती है, पूर्ण विराम के साथ में क्या है एक बिंदी लगाई जाती है, तब वो ठीक होगा। ओनली पूर्ण विराम से काम नहीं चलेगा। आचार्य की बात हो तो एक डंडा लगता है और उसके नीचे तुरंत बिंदी लगती है, तब वो ठीक होगा। तो इसका ये जो डी आंसर है इसका ये बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। इसमें असंगत बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये ठीक सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है। दोष रहित बताना है हमें कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ये ठीक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। इसमें कृपया में देखो कृपया यह बताने का कष्ट करें, यहाँ इसमें क्या है एक अल्प विराम लगा दिया। दूसरे में कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, इसमें क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कृपया इसमें यहाँ अल्प विराम लगा दिया, यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें इसमें। और राइट आंसर होगा कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा जो आंसर है ये ठीक है, ऐसा आएगा ये सही तभी होगा। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ये एक साधारण वाक्य है, ना कि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। गलत कौन सा दिया हुआ है, पहला ही दिया हुआ है कान में तेल डालना, कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना, ये मुहावरा गलत है। इसमें कान खड़े होना, होशियार होना, कान पर जू न रेंगना, ध्यान न देना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, ये जो तीनों है ये ठीक है। जो पहला दिया हुआ है कान में तेल डालना ये गलत है, तो इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है, तो ये गलत है। जो तीनों और दिए है ये ठीक है।
पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछ रखा है उसमें, नहीं वाला पूछ रखा है या सही वाला पूछ रखा है, ये ध्यान रखें। नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। नकेल हाथ में होना, तो इसका सही अर्थ बताना है वश में होना। इसका राइट आंसर है वश में होना। नकेल हाथ में होना मुहावरे का सही अर्थ है वश में होना। ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 64। किस वाक्य में विराम चिन्ह का असंगत प्रयोग हुआ है? पहला है पानी बरसा, कोमा हवा चली, ओले गिरे। मतलब इसमें ये ठीक है, असंगत बताना कि अशुद्ध वाक्य है, तो जो इसमें पहला दिया हुआ है वो ठीक है। पानी बरसा, इसके बाद में कोमा हवा चली, इसके बाद में कोमा ओले गिरे, ये ठीक है। दूसरा है सूर्य अस्त हुआ, अल्प विराम आकाश लाल हुआ, अल्प विराम और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा है लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, तो इसमें जो कहा लड़के ने कहा, यहाँ पे ये आता अल्प विराम आता, ये जो कोमा दिया हुआ है ये आता इसमें विराम। लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, फिर ये ठीक होता है। ये मैं के बाद में जो कोमा दिया हुआ है ये कहा के बाद में आता, मैं से पहले, तो ये ठीक होता। ये जो हमारा जो राइट आंसर होगा तीसरा ही होगा। चौथा इसमें प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। प्रदीप जो है इन्वर्टेड कोमा में बंद है, एक हिंदी दैनिक पत्र है, मतलब प्रदीप पे फोकस किया गया है। तो जो ये जो सारी बात किस पे घूमती है? प्रदीप पे। एक हिंदी दैनिक पत्र है, तो ये बिल्कुल ठीक है। किसी की कही हुई बात को क्या है, हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। एन जल उठना, अनजल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ है किसी स्थान से संबंध समाप्त होना। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना। अनजल उठना मतलब ये नहीं कह देते कि हुक्का पानी बंद कर दिया, तो मतलब उस स्थान से पे क्या है जाना ही मना कर दिया, तो उसी प्रकार का ही अनजल उठना का अर्थ होगा किसी स्थान से संबंध समाप्त होना। दूसरा इसका राइट आंसर होगा। 66 है था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। था लेना मतलब किसी का भेद लेना, मतलब किसी के बारे में जान लेना। था लेना किसी के बारे में जान लेना, ये बिल्कुल राइट है, चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 67। जितनी देग उतनी खुरचन, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना है। जितनी देग उतनी खुरचन, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ कौन सा है? बुरे कार्यों का बुरा नतीजा होता है। बुरे कार्यों का बुरा नतीजा होता है, ये इसका राइट आंसर है, चौथा। जितनी देग उतनी खुरचन, इसका जो राइट आंसर होगा डी आंसर होगा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। 68 है हाथ पांव फूलना, मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है? भयभीत होना। हाथ पांव फूलना, भयभीत होना, बिल्कुल राइट आंसर है दूसरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ है उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब हम किसी की भला करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी ना कभी अगले वाला भी हमारा क्या है भला करेगा, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल मतलब नेक काम करके उसको भूल जाओ, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। झटपट की गानी, आधा तेल आधा पानी, इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना है। झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी, तो इसका राइट आंसर होगा जल्दी का काम अच्छा नहीं होता।
मतलब झटपट की गाने, आधा तेल आधा पानी, मतलब एकदम किया गया जो कार्य करते हैं उसमें आधा तेल डाल दिया आधा पानी डाल दिया और कोई ना कोई मजे से बना दी, सब्जी बना दी, तो मतलब जल्दी जल्दी कार्य कर दिया हमने। तो वही है ये, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, झटपट की गाने, आधा तेल आधा पानी, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। मतलब हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है कि उसमें क्या है, बहुत सारे जीव जंतु उसके नीचे आ जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर हो जाता है। जैसे कोई मान लो कि समाज में लगा हुआ है या परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, तो वो मतलब क्या है, सभी का भला कर देता है, अपने परिवार का, अपने समाज का। तो इसी प्रकार है हाथी के पाँव में सबका पाँव। मतलब ये नहीं कहते कि लड्डू मतलब फूटेगा तो मतलब कोई ना कोई बोरा तो किसी ना किसी के तो बाटे आएगा, वैसे ही ये हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बड़े मतलब बड़े लोगों के साथ छोटे के भी भला हो जाता है। तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विटनेस का हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है। विटनेस होता है साक्षी, ये इसका राइट आंसर है। विटनेस, विटनेस होता है साक्षी, गवाह जिसे कहते हैं, गवाह जिसे कहते हैं, विटनेस बनाते हैं, जैसे लोग मैरिज करते हैं गवाह बनाते हैं विटनेस, तो यही है साक्षी। पहला इसका सही राइट आंसर होगा। दूसरा है रियलाइज के लिए हिंदी परिभाषा है, रियलाइज का मतलब है एहसास करवाना, एहसास होना। पहला इसका राइट आंसर है। 74 का जो है 74 का आंसर है रिजिडेरी का हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है अवशिष्ट, अवशिष्ट आएगा इसका तीसरा। 74 का कौन सा आएगा, अवशिष्ट। 75 का है 75वां का खल की दवा पीठ की पूजा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है खल की दवा पीठ की पूजा, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा, खल की दवा पीठ की पूजा, ये इसका राइट आंसर होगा लोकोक्ति का चौथा डी आंसर। दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं, जैसे कहते हैं ना दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, वही है इसका जो खल की दवा पीठ की पूजा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं, चौथा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिभाषिक शब्द बताना है इसका। लाफुल, लाफुल का हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है, तो इसका हिंदी परिभाषिक शब्द होगा विधि सम्मत। लाफुल का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, विधि सम्मत, चौथा इसका राइट आंसर है। 77 इसका भी क्या बताना है, परिभाषिक शब्द बताना है, कौन सा इसका है, कनक्यूर, कॉनक्यूर का क्या हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो सहमत होना, डी इसका राइट आंसर है। 78 का है, इसका भी वर्ड मीनिंग बताना है, कौन कॉन्सेप्ट का है संद्रिका, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है, संद्रिका, तीसरा इसका राइट आंसर है। 79 का है, इसका भी वर्ड मीनिंग बताना है, प्लीड, एक होता है प्लीज, इसका प्लीड, PLEAD, प्लीड, प्लीड का
परिभाषिक शब्द बताना है, पैरवी करना। चौथा इसका राइट आंसर है प्लीड। प्लीड का क्या अर्थ है? पैरवी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी परिभाषिक शब्द है रेनस्टेटमेंट। रेनस्टेटमेंट का क्या अर्थ है? पुनर्स्थापन। रेनस्टेटमेंट रेनस्टेटमेंट होता है पुनर्स्थापन करना, मतलब दोबारा से उसका विस्थापन करना, मतलब दोबारा से उसको पुनर्जीवित करना या दोबारा से उसको स्थापित करना। और रेनस्टेटमेंट होता है पुनर्स्थापन करना। रेनस्टेटमेंट होता है पुनर्स्थापन। पहला इसका राइट आंसर होगा। 81 है, किसी विकल्प का परिभाषिक शब्द सम्मिलित नहीं है। तो गजेटेड जो होता है राजपत्र, इम्पोरल एंड एनेथिक होता है इसमें। जो इसका जो राइट आंसर होगा गजेटेड राजपत्र। 81 का ए आंसर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एविडेमेंट एविडेमेंट क्या होता है? का हिंदी परिभाषिक शब्द है दुष्प्रेरण। एविडेंटमेंट क्या होता है? एबीमेंट। तो इसमें दिया हुआ है, ये साइलेंट आवाज आएगी इसकी, साइलेंट है इसमें, टी जो बीच में है जो इसका। एबीमेंट क्या होता है? दुष्प्रेरण। इसका राइट आंसर है दुष्प्रेरण। संधि का बताना है हमें। संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है वाक्य प्लस में, वाग्यम में, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, एक प्लस एक, एक एक, अभी प्लस एस, आगत, अभ्यागत। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा जो आंसर दिया हुआ है ये क्या है? बिल्कुल सही है। जो तीसरा आंसर है ये गलत है। इसमें एक प्लस एक, एक एक होता है। क के ऊपर दो मात्रा आती तो ये ठीक होता है एक एक, बिल्कुल ठीक होता है ये एक प्लस एक, एक एक। अगर इस क के ऊपर दो मात्रा होती तो ये ठीक होता आंसर। अब ये इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है तो इसमें ही गलती है। तो इसका जो 83 का है, जो तीसरा है इसका, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84। निम्नलिखित में संधि विच्छेद नहीं है। नहीं बताना है। किन्नर, किम प्लस नर, परीक्षा, परि प्लस इक्षा, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अमृतेश, अमृत प्लस ईश। ये भी ठीक है। चौथा ठीक है, तीसरा ठीक है और पहला ठीक है। परीक्षा ये इसमें गलत है। परि प्लस इक्षा तब आता है ये परीक्षा, मतलब परी में बड़ी की मात्रा लगाई हुई है तो परी में इसमें आती छोटी की मात्रा। और इक्षा, परी प्लस इक्षा, फिर आता है ये परीक्षा, मतलब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बन जाता बड़ी। जो इक्षा है इसमें भी ई जो है ये छोटी आनी थी और परी में छोटी की मात्रा आनी थी, तब ये जाके ठीक होता। ये अब गलत है तो इसका राइट आंसर होगा 84 का दूसरा। यही पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि विच्छेद नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। 85 का है, कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो इसमें दिया हुआ है दूसरा, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, ये ठीक है। इसका कौन से विकल्प में संधि विच्छेद है? तो यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, ये इसका राइट आंसर है दूसरा। 85 का दूसरा आंसर सही है। 86 का बताना है। संधि में निर्मित गलत शब्द है महा प्लस ओजस्वी, महाजस्वी, ये इसका गलत आंसर दिया हुआ है। बाकी जो तीन दिए हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है। ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर इच्छा, जीवा प्लस आग्रह, जीवाग्रह,
तमस प्लस आछन, तमसा तमसाछन, ये बिल्कुल ठीक है तीनों। जो इसमें गलत बताना है ये चौथा है, जो गलत है ये। अविभाव समास का उदाहरण है नीडर। अविभाव समास का कौन सा उदाहरण है? नीडर। पहला इसका राइट आंसर है। नी क्या है इसमें? अव्यय है। जिसमें पहला पद अव्यय हो वो अविभाव समास होता है। तो इसमें नी क्या है? अव्यय है। 88 का 87 का पहला राइट आंसर है। और 88 का किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग बताना है समाचार, सम प्लस चार, सम प्लस चार समाचार। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है पहला। पहले में क्या दिया हुआ है? किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं ये बताना है। मतलब दो उपसर्ग किस में लगा हुआ है ये बताना है। तो दो उपसर्ग लगे हुए हैं पहले में, सम लगा हुआ है और आ लगा हुआ है। सम प्लस आ प्लस चार, समाचार। ये इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं पहले में। तो ये बताना है कि कौन से शब्द में दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो पहले में लगा हुआ है, पहले की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम के नीचे क्या है? मैं के नीचे हलंत आएगा, फिर आ का दंड आ पूरा आएगा और फिर चार, समाचार, सम प्लस आ प्लस चार। तो इसमें जो पहले में क्या है? दो उपसर्ग है। जो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे। बाकी में एक एक उपसर्ग लगा हुआ है। ए पलक, ए लगा हुआ है। 59 उन लगा हुआ है। सम, इसमें सम लगा हुआ है। तो एक एक उपसर्ग है। पहले में क्या है? दो उपसर्ग है। तो 88 का पहला जो है राइट आंसर होगा। 89 का देखो, शब्द में निर्मित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। दूसरा है वैवाहिक प्लस, शब्द में निर्मित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है? विवाहिक, वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा। इसमें उपसर्ग कौन सा है? वी। वह के छोटी की मात्रा। 90 है मझधार। निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? तो ये है कर्मधारय का। पहला कर्मधारय का जो है समास वो क्या है? राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। यह प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। मतलब जो यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? वाणिज्य, पांडित्य, पश्चात्य और शांडिल्य। तो इसमें जो तीसरा जो राइट आंसर है पश्चात्य, इसमें यह नहीं लगा हुआ। इसमें जो यह मतलब जो लिखते हैं तब आता है, लेकिन बोलते समय नहीं दिया हुआ। इसमें पश्चात्य ये आएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। 92 का है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द बताना है, नहीं है। खल, वत्स, काल, ये जो तीनों है ये तत्सम शब्द है। और थाप ये तत्सम शब्द नहीं है, थाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें तीसरा जो राइट आंसर है अरित, छादन। इसमें यह तत्सम शब्द है। बाकी में क्या है? तीनों में तत्सम शब्द नहीं है। अरित और छादन तत्सम शब्द है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा 93 का। 94 है अग्नि शब्द है। अग्नि शब्द है अर्ध तत्सम। अग्नि शब्द क्या है? अर्ध तत्सम। दूसरा इसका राइट आंसर है। 95 का है इष्ट, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। लब्ध, प्रतिष्ठ।
लब्ध प्रतिष्ठ इष्ट प्रत्यय की योग से बना शब्द नहीं है। प्रत्यय क्या है? शब्द के पीछे लगते हैं, जो शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें लब्ध प्रतिष्ठ क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ इष्ट प्रत्यय के योग से नहीं बना। इसका ये 95 का तीसरा जो है ये ठीक है। जो श्रेष्ठ है ये इसमें इष्टा है, स्वादिष्ट इसमें इष्टा है, ज्येष्ठ इसमें इष्टा है। तीसरा है लब्ध प्रतिष्ठ, इसमें जो है वो क्या है? तीसरा लब्ध प्रतिष्ठ, इसमें 95 में तीसरा जो है राइट आंसर है इसका। इसमें इष्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना हमें, निम्न में से तत्व शब्द नहीं है। पहला धुन, जो घुन है, घुन धुन नहीं है, सॉरी, में तद्भव शब्द नहीं है। गुण, गुण जो है तद्भव शब्द नहीं है। बाकी जो ये तीनों दिए हुए ये तद्भव शब्द है। मछली, बैल, बिजली, ये तद्भव शब्द है। जो गुण है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है। 97, तो 96 का पहला आंसर राइट होगा। 97 इनमें से देशज शब्द है, देशज शब्द है पैठा, पहला इसका राइट आंसर है। देशज मतलब अपने देश से लिए हुए शब्द, तो पहला इसका राइट आंसर है पैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। राख, राख जो है वो अपना देशी शब्द है, राख। डी इसका राइट आंसर है। इसमें बताना है कि इसमें विदेशी शब्द नहीं है। पुदीना, चुकंदर, अमीर, ये क्या है? विदेशी शब्द है। जो राख है ये क्या है? एक अपना देश का शब्द है, देशी। 99 98 का कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा, फोर्थ। और 99 है बहुवाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। बहुवाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है विशेषण से, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर है दूसरा, चौपाई। चौपाई क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी जो ये जो तीन दिए हुए हैं, प्रिय, गौर, कटोरा, ये तत्सम शब्द हैं। चौपाई जो है एक क्या है? तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं हिंदी के, 51 से लेके 100 तक। इसका यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा, को 50 क्वेश्चन हिंदी के, तो वो भी देख लेना। पहली वीडियो में है ये, इससे पहले जो वीडियो है उसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये 51 से 100 तक क्वेश्चन आज करवाए हमने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।